नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन। एक ऐसी घटना आपको याद दिलाने जा रहा हूँ, जो 2023 में हुई थी। उत्तराखंड में एक सिल्क क्यारा टनल थी, जो धँस गई थी। वो टनल जिसमें उस समय 44 आदमी फँसे हुए थे, उस टनल को लेकर हमारे साथ मौजूद साहित्यकार, भूजल विशेषज्ञ सुनील चतुर्वेदी जी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, टनल। टनल हिमालय की घुटती सांसें। और जो उसके कथानक का अगर हम संपूर्ण सार की बात करें, तो वो सार है, यह सिर्फ एक सुरंग की कहानी नहीं है, बल्कि उन इंसानों की कथा है जो रोजी रोटी की तलाश में पहाड़ के पेट में उतर जाते हैं। हिमालय की कच्ची चट्टानों के भीतर जब सुरंग धंसती है, तो केवल पत्थर नहीं गिरते, उम्मीदें टूटती हैं, जिंदगियां बिखरती हैं और वे आवाज़ें दब जाती हैं जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। टनल अंधेरे में फंसे उन मजदूरों की कहानी है जो मौत के साए में भी जीने की जिद नहीं छोड़ते। यह उपन्यास विकास, सत्ता और व्यवस्था के नाम पर चुप करा दी गई इंसानी चीखों की दस्तावेज है, और यह बताता है कि कभी कभी सबसे गहरी सुरंग जमीन के भीतर नहीं, बल्कि हमारे समाज के भीतर होती है। सुनील जी, एक पुस्तक लिखने की इच्छा आपके मन में कैसे जागृत हुई? हाँ गौरव जी, ये घटना सभी हम लोगों ने टीवी पे देखी है। कभी कभी कोई घटना आपको बहुत अंदर तक कचोट जाती है कि आप कल्पना करिए कि अगर आप 5 मिनट के लिए किसी लिफ्ट में बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो जिस समय ये खबर फ्लैश हुई कि तब तो ये भी पता नहीं था कि 41 हैं कि 40 हैं कि 44 हैं, इतने मजदूर उस सुरंग के अंदर हैं और वो सुरंग कोलैप्स हो गई। अब कई सवाल आपके मन में आते हैं कि अंदर लाइट होगी कि नहीं होगी, पानी होगा कि नहीं होगा, लोग जिंदा होंगे कि नहीं, ये कोलैप्स जो हुई है उनके ऊपर ही हुई है या वो बाहर हैं, अंदर का कुछ पता आपको नहीं है। तो मुझे लगा कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। और दूसरा, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और उस नाते में हिमालय की जो चट्टानें हैं, हिमालय की जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं और हिमालय के जो पहाड़ हैं उनके बारे में कुछ कुछ जानता हूँ। तो मुझे लगा कि वहाँ जाना चाहिए और फिर मैं अपने पत्रकार साथी सुनील बघेल को मैंने फ़ोन किया कि यार तुम आ सकते हो क्या। तो वो उस समय मुरैना में ही थे और वो दिल्ली पहुँचे और हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके जो हमने देखा और वो लौट के जब हम आए, कुछ दिन वहाँ रहे और हमने हिमालय को देखा और हम लौट के आए, तो मुझे मन में लगता रहा है कसक सी कि ये जो विकास के नाम पे सारा चार धाम यात्राएं और ये सब के लिए जो है चार धाम सड़कें बनाई जा रही हैं और जो जिस तरह का विकास हो रहा है, तो ये हिमालय के पर्यावरण के लिए उचित है या नहीं है। तो ये विचार चलता रहा और फिर मुझे लगा कि ये मेरी जवाबदारी है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। और उपन्यास इसलिए लिखा कि उसमें कथा रस होता है तो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और बात उनके गहरे तक जाती है। इस पुस्तक को लिखने के दौरान आपने वहाँ हिमालय की वादियों में जाकर के, उत्तराखंड के इलाकों में जाकर के क्या ऐसा मंजर देखा कि जिसके बाद सरकार की व्यवस्थाओं पर भी आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए नजर आए? ये मतलब ये प्रश्न चिन्ह मैंने खड़े नहीं किए। सरकार के ऊपर 1970 के पहले से वहाँ के विकास को जिस तरह की नीतियाँ रही है, उसको लेके प्रश्न चिन्ह कई लोग खड़े करते रहे। और बहुगुणा जी ने तो आपको याद ही होगा कि एक लंबी लड़ाई लड़ी उत्तरकाशी के आसपास जब पेड़ काटे जा रहे थे। तो और पेड़ काटने का भी मजेदार बात सरकार का यह था कि जिस अंगू की लकड़ी को काटने की बात कही गई, उसको इलाहाबाद की एक कंपनी को बैट्स बनाने के लिए तो इजाज़त दे दी कि वो उस जंगलों को काटे और क्रिकेट के बैट बनाए, बैडमिंटन के रैकेट्स बनाए, यानी कि व्यापार के लिए खोल दिया। और जो वहाँ का किसान था उसको जो लकड़ी चाहिए थी अंगू की अपनी बेल के लिए, उसके लिए पाबंदी लगा दी। तो एक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठी और एक आंदोलन पूरा के पूरा खड़ा हुआ। तो ये बात बहुत पुरानी है, सन
73-74 से हिमालय में इन पर्यावरण की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलते आ रहे हैं। इस दौरान न्यायालय के भी कई फैसले आए। उन फैसलों को सरकार ने या वहाँ की आम जनता ने किस तरीके से स्वीकार किया? देखिए, मैं आपको एक दो बात बता रहा हूँ कि वहाँ का जनजीवन लगभग विकास के इन सारे कार्यों से प्रभावित हो रहा है और बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जैसे आपको याद हो कि अभी पिछले ही साल 2025 में ही धराली में खीरगंगा नदी में बाढ़ आई और देखते देखते 5-10 मिनट में वो गांव तबाह हो गया, कितने ही लोग मारे गए। 2013 का आपको उत्तराखंड का केदारनाथ का किस्सा मालूम होगा कि केदारनाथ में जो घटना हुई और उसमें आज भी 3000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनका पता नहीं कि वो कहाँ हैं। मरे हैं वो अलग हैं, पर जो लापता हैं वो 3000 से ज़्यादा हैं, जो आज भी 13 साल बाद भी आपको नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ है। तो ये घटनाएं लगातार वहाँ पे हो रही हैं और इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है, जैसे आपको जोशीमठ की घटना 2022 में हुई। क्या आपने सुना होगा कि जोशीमठ में 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी जो है रिफ्ट पैदा हो गई, ज़मीन धंस गई, कई मकान आधे ज़मीन के नीचे चले गए। तो ये सारी जो घटनाएं हुई, जोशीमठ की घटना नई घटना नहीं थी। जोशीमठ आज का नहीं है, लगभग 1500 साल पुराना इतिहास है जोशीमठ का। तो जोशीमठ की घटना क्यों हुई? 2 साल पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जो उसके ऊपर तपोवन योजना बन रही थी, उस तपोवन योजना में जो टनल खोदी जा रही थी, जिसके कारण कि जोशीमठ का जो पानी का भंडार है वहाँ छेद हो रहा था। तो लगातार पानी का रिसाव होने से जोशीमठ धीरे धीरे नीचे बैठ रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 2013 में जब उत्तराखंड में आपका केदारनाथ की घटना हुई, तब ये तय हुआ और ये निर्णय हुआ, एक समिति बनाई गई, उसने किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया कि 7000 फीट से ऊंचाई की अधिक ऊंचाई पर हिमालय में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा। तपोवन योजना आई, ऋषिगंगा योजना आई जो 7000 से ऊपर थी। 2021 में बाढ़ आई धौलीगंगा नदी में। धौलीगंगा नदी में आने से बाढ़ आके कितना डैमेज हुआ, यही तपोवन परियोजना में 35 मजदूर टनल में फंस गए थे। शुक्र है कि उनको जिंदा निकाल लिया गया। तो तमाम जो साइंटिस्ट हैं, तमाम जो कोर्ट हैं, वो लगातार ये डिसीजन दे रही हैं कि भाई वहाँ पर आपको डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको गौरव जी एक बात बता दूँ, क्योंकि चूंकि मैं इस विषय का स्टूडेंट हूँ। हिमालय बहुत नए पहाड़ हैं और कच्चे पहाड़ हैं। 2 प्लेट्स के टकराने से टैथिस सागर ऊपर उठा और उसका जो मलबा था वो पहाड़ के रूप में आया। तो ये तो ऑलरेडी कोलेप्सेबल है। और आपको जान के होगा कि ये वैज्ञानिक और इन सारी सरकारों को एक तरफ कर दीजिए, तो जो वहाँ का मूल आदमी है, जिसको आप कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा, वो तो ये कहता है कि अगर आपको इन हिमालय में खांसना भी है ना, खांसी भी आए तो धीरे खांसो, क्योंकि ये पत्थर दरकते हैं। वहाँ आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं विकास के नाम पे। आपने पहाड़ काट दिए, पानी के स्रोत बंद कर दिए। अब जो झरने अपने आप फूटते थे हिमालय से, वो पानी कहाँ जा रहा है? आपने तो दीवार खड़ा कर दी सड़क के किनारे, तो अंदर ही अंदर जाएगा ना। तो एक तरीके से आपकी पूरी विकास की नीति ने हिमालय के पर्यावरण पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया। सिर्फ हिमालय ही नहीं, पूरे देश में प्राकृतिक और भौगोलिक संरचनाओं के साथ खेल हो रहा। हाल ही में राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के भी ये बात आई थी और जहां एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। क्या विकास कार्यों को रोकने के लिए जन आंदोलन सफल है, जरूरी है, और आपकी नज़र में कितना आप उसे अहमियत देते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि हम पीछे से चलते हैं जन आंदोलनों की कहानी में, तो अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, उनकी पत्नी विमला देवी जी ने, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, अगर वहाँ 1973-74 में आंदोलन, चिपको आंदोलन नहीं खड़ा किया होता, लोगों को साथ नहीं लिया होता, तब कितने ही पेड़ और जंगल के जंगल कट गए होते। अंत में वो लंबे संघर्ष के बाद, उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और ये निर्णय हुआ और ये डिसीजन हुआ कि भाई अब यहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और पेड़ों के काटने पर पाबंदी लगी। जिन एजेंसीज को प्राइवेट ठेके दे दिए गए थे लकड़ी लेने के, वो सारे निरस्त हुए और आंदोलन सफल हुआ।
तो जन आंदोलन जब किसी मुद्दे पर लेकर ईमानदारी के साथ खड़ा किया जाता है, एक शब्द बोल रहा हूं मैं आपको, ईमानदारी, क्योंकि जन आंदोलन में अगर आपका हित रियली पर्यावरण पे है तो आंदोलन सफल होगा, और अगर आपका कोई और उद्देश्य है और आप उसको लेके, पर्यावरण को लेके आंदोलन कर रहे हो, तो नहीं होगा। यही सब दूर पूरा देखिए, अभी क्या हो गया है कि हमारी सरकारें व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, पर्यावरण के नहीं। और पर्यावरण नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें, आज हिमालय, अगर आप कल्पना करिए 2 मिनट के लिए कि अगर हिमालय न हो तो क्या होगा। जो साइबेरिया से हमारी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिनको हिमालय रोक रहा है, तो ये पूरा के पूरा हिमालय का अंचल, जिसमें आप आज बड़े पैमाने पर टूरिज्म पैदा कर रहे हो, वो कूल डेजर्ट में बदल जाएगा, ठंडा रेगिस्तान वहाँ पे होगा, यहाँ मैदानों में गर्मियाँ ज़्यादा होंगी। तो कुल मिला के सारा आपका पर्यावरण लड़खड़ा जाएगा। तो ये विकास किस दिशा में जा रहा है मैं नहीं कहना चाहता। इस उपन्यास में यही चीज़ें मैं उठाता हूँ कि भाई मैं कोई डिसीजन अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि ये हुआ है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सरकारें ये कर रही हैं, जिसके ये परिणाम आ रहे हैं और वहाँ के जनजीवन में दिखाई पड़ते हैं। अब तय लोग करें कि जन आंदोलन करना है, सरकार पे दबाव बनाना है, लेकिन सरकारें चूंकि हमारी खड़ी हुई हैं व्यापारी और व्यवसायियों के साथ। आजकल बड़ा शोर है पर्यटन का, नदियों पे कब्जे हो गए, किनारों तो ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब मैं हिमालयों में घूम रहा था तो बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारा समाज है ना, लोग, ये बड़ा ज्ञान से परिपूर्ण। वहाँ कहावतें हैं, अभी एग्जैक्ट तो मुझे उनकी वहाँ की लैंग्वेज में वो कहावत याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका सार ये है कि वो ये कहते थे कि नदी नाले के किनारे मत बसो, उजड़ जाओगे। बसना है तो पहाड़ की पीठ से टक के गांव बसाओ, और पहाड़ का पेड़ मत काटो। अब क्यों कहा उन्होंने कि अचानक से बाढ़ आती है वहाँ पे, जब बाढ़ आती है तो फिर वो सारा के सारा गांव बह जाता है, तो उन्होंने कहा इसके किनारे मत बसो, पहाड़ के पीठ से टिकाकर गांव बसाओ और ऊपर का पेड़ मत काटो। पेड़ काटोगे लैंडस्लाइडिंग होगा, पूरा गांव दब जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, उस समाज में ही सब चीजें थी। आज आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, आप सारे रिसोर्ट खड़े कर रहे हो, तो कहाँ खड़े कर रहे हो, नदी के किनारे, और नदी के अंदर तक आप चीजों को खड़ी कर रहे हो। आप पहाड़ों से पेड़ काट रहे हो। ओली का तो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको अगर आइस में स्लाइडिंग करानी है, स्केटिंग करनी है, तो आपने पहाड़ काट दिया, मैदान बनाया उसका ढलान वाला, फिर उसने आपने बर्फ़ की फैक्ट्री लगाई, क्योंकि बर्फ़ आपकी मर्जी होगी तब तो गिरेगी नहीं, और बर्फ़ बनाने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे, तो ऊपर आपने तालाब बनाया। भाई ये कौन सा मजाक चल रहा है पर्यटन के नाम पे? क्या आप प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हो, आर्टिफिशियल रूप में बना रहे हो, तो आप विकास कर रहे हो या विनाश, ये तय लोगों को करना है। वैश्विक स्तर के मुकाबले भारत में पर्यावरण और भौगोलिक संरचनाओं की स्थिति कितनी बेहतर है, कितना सहेजा जा चुका है या सहेजा जा सकता है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, जिसे कहते हैं ना कि नेमत, ये हमारे पास नेमत है कि हम, भारत पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रिच है। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास खनिज है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हम बहुत रिच स्थिति में हैं सारी चीज़ों को लेकर। अब मुद्दा यह है कि आज जो चीज़ें खत्म हो रही, जंगल खत्म हो रहे हैं। देखिए, प्रकृति में गौरव जी एक बात समझना पड़ेगी, सब चीज़ें इंटरलिंक हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ अलग हैं, पेड़ अलग हैं, मिट्टी अलग है, पानी अलग है और जीवन अलग है, ऐसा कतई नहीं है। पहाड़ ने, पहली बार तो वन विभाग ने पेड़ नहीं लगाए होंगे, पहाड़ डेवलप हुआ होगा तो किसने पेड़ लगाए वहाँ, या हिमालय में जितने पेड़ हैं वो किसने लगाए? तो नेचर ने वहाँ उसको डेवलप किया। अगर पेड़ कटेंगे, मिट्टी कोलैप्स होगी, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, पानी जमीन में नहीं रिसेगा। आज आप नर्मदा को ही ले लो, ये ग्लेशियर रिवर तो है नहीं, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बह रही है, तो उसके दोनों के जंगल, इसको बारिश के बाद पानी कहाँ से आता है, नर्मदा। ये लोगों को सोचना पड़ेगा। और हमें, अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया, पेड़ नहीं बचाए, पहाड़ नहीं बचाए, नदी नहीं बचाई,
जंगल नहीं बचाए, पानी नहीं बचाया, पानी नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे, पहाड़ नहीं होंगे, तो क्या हम होंगे? ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा विकास करें जिसमें इस प्रकृति का सिद्धांत सह-अस्तित्व का है। आप भी जियो, मैं भी जीऊँ। पहाड़ में एक बड़ी आपने अच्छी बात कही कि क्या होगा, तो बड़ा अच्छा मुद्दा ये है कि पहाड़ में एक टर्म चलती थी, वहाँ पे लोकल हमने बात की कि भाई अगर हमें सब बचाना है तो हमारी ज़रूरत के लिए क्या करें? जो आदमी पहाड़ों में रह रहा है उसको लकड़ी चाहिए तो क्या करेगा? कहाँ से लाए? अगर उसको मिट्टी चाहिए तो कहाँ से लाए? तो ये व्यवस्था दी प्रकृति ने कि चुगान की व्यवस्था। जैसे चिड़िया 1 क्विंटल दाना पड़ा हो तो कितना चुगती है? उतना जितने उसके पेट के लिए ज़रूरत है। तो आप इन जंगलों से उतनी लकड़ी लाओ, चुगान की व्यवस्था करो जितनी आपको चाहिए। लेकिन हमने विकास के नाम पे क्या किया? चुग रहे हैं, चुगान बंद करके हम कटान पे चले गए। हम काटने लगे, पेड़ों को काटने लगे, जंगल काटने लगे, पहाड़ में टनल बना रहे हैं, कच्चे पहाड़ों में। आप यहीं देख लीजिए आपके कितने डेवलपमेंट है जिसमें आप पहाड़ में से टनल में से ले जा रहे हो। तो विकास के नाम पे आपको ऐसा एक अल्टरनेटिव मॉडल देखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कि पर डेवलपमेंट इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब नहीं करे, इकोलॉजी के साथ चले, है ना। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी हमारा डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, न कि उसके वाइस वर्सा खड़ा कर दे कि अभी तो ये हो रहा है कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, यानी कि आप 50 पेड़ काटिए, एक रास्ता निकाल दीजिए। आप एक पहाड़ काट डालिए, अरावली में यही तो हो रहा है ना, खत्म कर दिया ना पहाड़ आपने, और कोर्ट दे रही 100 मीटर से ऊंचे होंगे वहां पाबंदी होगी। अरे भाई 100 मीटर पहाड़ तो पहाड़ है ना, हमारा तो मालवा में तो 100 मीटर मिलेंगे कम आपको। ये तो बल्लियां हैं यहाँ तो इनको खत्म कर देंगे। हिमालय है तो हम हैं, और अगर आप हिमालय को घुटती सांसों से बचाना चाहते हैं तो बहुत जल्द आ रही सुनील चतुर्वेदी जी की पुस्तक टनल को पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपनी आत्मा को झकझोर कर देखिए, और पर्यावरण को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए एक जन आंदोलन की शक्ल में सड़क पर उतरिए। सरकारें बहरी हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आपकी आवाज़ एक साथ खड़ी हो तो सरकार झुकने पर मजबूर हो जाए।